हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स विद राहुल गिरी। लास्ट लेक्चर में आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, उसके एप्लीकेशन के बारे में। कल हमने एक दो एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, है ना। आज उसका एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है भैया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑप्टिकल सिग्नल को या लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट चेंज ऑफ इंटेंसिटी ट्रांसफर कर सकते हैं। एज इट इज, जिस इंटेंसिटी की लाइट हमारे पास है, ये पूरी की पूरी इंटेंसिटी की लाइट लॉन्ग डिस्टेंस तक, सैकड़ों किलोमीटर तक इस ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑप्टिकल सिग्नल्स को, लाइट रेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। कैसे है कि क्या काम है इसका, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है, ये सब देखते हैं, है ना। नॉर्मली इसे हम कह सकते हैं कि इट इज ए फाइन स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास। फाइन स्ट्रैंड मतलब बहुत पतला, थिन, हेयर लाइक स्ट्रैंड, हेयर लाइक एकदम पतला सा स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास मीन्स ऑफ ग्लास ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, कोटेड विथ अनदर ग्लास ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के स्ट्रैंड के ऊपर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल से लेपिंग या कोटिंग की गई हो। ओके, आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। फिगर के माध्यम से स्टूडेंट्स आपको ये बहुत आसान तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। कह रहे हैं सर क्या बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहां पर ये जो मेन पार्ट है सेंट्रल कोर, ये देख रहे हैं ना, सेंट्रल कोर जो है इसकी डायमीटर लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के आसपास की होती है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना कि μ2 होता है जो कि हाई होता है। इसका डायमीटर कितना होता है? नियर अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर। इसी को कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है इसका। ओके, इसके ऊपर, इस कोर के ऊपर ये भी ग्लास ही है बट ऑफ लो क्वालिटी, ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी ग्लास का ही है, इसे हम क्लैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 माना जाता है। μ1 इज लेस देन μ2 होता है। ध्यान देने की बात है, μ1 इज लेस देन μ2 होता है। चूंकि ये ग्लास है तो ग्लास का कोई भी थिन स्ट्रैंड है, फाइन स्ट्रैंड है, लॉन्ग है, उसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसके ब्रेक होने से बचाने के लिए उस पर एक प्लास्टिक जैकेट की कवरिंग की जाती है ना। प्लास्टिक जैकेट है ये, जिसे क्या कहा जाता है? बफर कोटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफर कोटिंग, है ना। ये है क्या? ये है भैया प्लास्टिक जैकेट। ओके, प्लास्टिक जैकेट है, इसे बफर कोटिंग कहा जाता है।
इसकी स्ट्रेंथ, मजबूती के लिए, इसके सपोर्ट के लिए, ताकि ये ईजिली कन्वीनियंट हो, इन बस बातों के लिए ये प्लास्टिक जैकेट इस पर कवर कर दिया जाता है, जिसे हम बफर कोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर कोटिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है ना। ये है क्या? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंज इन इट्स इंटेंसिटी बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे आप इसके? इट consists of a thin hair like strand of quality glass, in a bracket लिख सकते हैं आप, high refractive index, covered with another glass material of slightly lower refractive index, and for safety purpose it is covered with a plastic jacket known as buffer coating। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, आइए अब इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम क्यों होता है ना। ये बफर कोटिंग के बारे में तो बता दिया क्यों यूज करते हैं। अब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उसी को मैंने दूसरे तरीके से बनाया हुआ है। अंदर का जो मटेरियल दिखाई दे रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ2 है, बाहर वाले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। अंदर वाले को हम कोर कह लेंगे, है ना। अब बाहर वाले को क्लैडिंग कहेंगे। हाँ, हमने जो है बफर कोटिंग यानी प्लास्टिक जैकेट यहाँ पे फिगर में नहीं बनाया है। पर्पज हमारा है ट्रेवलिंग ऑफ लाइट, इसमें यानी इसकी वर्किंग कैसे है समझाना। तो आइए देखते हैं कैसे इसमें लाइट ट्रेवल करती है। माना कि यहां पर लाइट रे कोई इंसिडेंट होती है, ध्यान देने की बात है। माना कि यहाँ पर लाइट इस तरीके से इंसिडेंट होती है। चूंकि यहां पर देखिए ये रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ईयर है। चूंकि लाइट रे रेयरर से डेंसर जा रही है इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जो सीधे जाना था इसको थोड़ा सा बेंड होकर के इस तरीके से आएगी। और यहां पर आने के बाद ध्यान देने की बात है, किसी एंगल पर इंसिडेंट होगी। अगर वह एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ये देखिए थीटा में मान रहा है ना, ये एंगल थीटा जो है अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो यहां पर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, इसलिए इसका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। अब यहां पर भी देखिए लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए कोर जो है डेंसर है, क्लैडिंग रेयरर है। तो लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश कर रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर फिर से क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, फिर से इसका होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखिए जितने एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट हुई है नॉर्मल के साथ, उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। और उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर भी ये इस तरीके से इंसिडेंट हुई है, यहां भी इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर ही होगा और इसका फिर से होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जितने एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट हुई है उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, नॉर्मल के साथ। अब क्या होगा, फिर यहां पर भी इसका होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इस तरीके से लाइट रे आएगी, ये एयर में एंटर करने जाएगी और यहां पर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर अगर इंसिडेंट होगी तो लाइट रे नॉर्मल से दूर हटते हुए बाहर निकल जाएगी। एक बात और मैं बताऊं स्टूडेंट्स आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में किसी भी प्रकार से लाइट यानी किसी प्रकार के इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कमी नहीं आती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट में किसी भी प्रकार से कमी नहीं आती है। अतः टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए ही लाइट दूसरे एंड तक पहुंच रही है। इन लाइट की इंटेंसिटी में कभी भी कमी
नहीं आएगी, है ना। इस तरीके से जो स्ट्रैंड बनाया जाएगा, मान लीजिए यही है वो स्ट्रैंड जो कि बहुत मोटा है, लेकिन मान लीजिए कि ये वो स्ट्रैंड है, पतला स्ट्रैंड है जो कि जूम करके इतना मोटा दिखाया गया आपको। इसी में से लाइट जब इधर से इधर जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए, जिस इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पे एंटर कराई गई थी उसी इंटेंसिटी, उसी एनर्जी की लाइट बाहर निकलेगी, कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्टिकल सिग्नल को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम ऑप्टिकल फाइबर के जरिए सेंड कर सकते हैं। इसकी वर्किंग अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सिंपली लिखेंगे, व्हेन लाइट रे enters the core at some proper angle, then with the phenomena of successive total internal reflection at the interface of core and cladding, where mu2 is greater than mu1, at the interface of core and cladding, the signal reaches the second end without loss of intensity। बस वर्किंग में इतना एनफ है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपको बता दिया मैंने कि प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू दी ऑप्टिकल फाइबर कैसे होगा। आप लोग ऑप्टिकल फाइबर किस तरीके का होता है जानने के लिए आप याद कीजिए, कभी कभार आप लोग मेले वगैरह में जब जाते हैं तो एक लाइट से रिलेटेड एक आप लोग लेते हैं जिसमें आप एक बटन, उसमें कई ढेर सारे बहुत पतले पतले स्ट्रैंड्स हुआ करते हैं। उसमें जब आप बटन क्लिक करते हैं तो स्ट्रैंड्स कलरफुल चमक दिखाई देती है। क्यों? बल्ब उसमें जो लाइट सेंड करने का वो है वो नीचे होता है, लेकिन जब उसमें चूंकि वो ऑप्टिकल फाइबर मटेरियल है इसलिए वो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए उसके दूसरे वाले एंड तक आती है और वो कलरफुल उसमें हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। आइए इसके और बारे में हम और थोड़ा जानते हैं। ये तो एक स्ट्रैंड हुआ है ना, एक ऑप्टिकल फाइबर हुआ। ढेर सारे ऑप्टिकल फाइबर को एक साथ जोड़ दिया जाए, बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बना दिया जाए तो काफी ये यूजफुल हो जाता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? अगर हम बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, अब यहां पे मैं कोर और क्लैडिंग नहीं बना रहा हूं, यहां पे मेरे द्वारा बनाया गया ये बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है ना। यहां पर यानी जो एक एक चीज दिखाई दे रही है, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक की चीज है, ये चीज जो आप देख रहे हैं एक ऑप्टिकल फाइबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा ऑप्टिकल फाइबर है, ये तीसरा ऑप्टिकल फाइबर है, चौथा ऑप्टिकल फाइबर है। मीन्स ऐसे ढेर सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को जोड़ करके ऐसे बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाए तो क्या होगा, उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट यह होगा, ढेर सारे ऑप्टिकल फाइबर को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे हम लाइट पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट पाइप। अब इसकी हेल्प से हम सिर्फ लाइट रे को एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं, इसकी हेल्प से हम 2D इमेजेस को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ सेंड कर सकते हैं। 2D इमेजेस को, क्या 2D इमेजेस कैसे? एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, माना कि हमारे पास ए है, क्या है? ए है, इसी को हमने दूसरे एंड पर सेंड करना है, कहीं दूर भेजना है ना। एक काम करते हैं, इसको हम ढेर सारे पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। डॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? डॉट्स में, बहुत ढेर सारे डॉट्स में अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ध्यान दीजिए, फिर एक एक डॉट की इंफॉर्मेशन, एक एक डॉट का इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? एक एक ऑप्टिकल फाइबर लेकर जाएगा। इसका कोई एक डॉट, ये देखिए, जिससे मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, ये देखिए, अब ये ढेर सारे ऐसे डॉट्स में ये फिगर पूरा 2D फिगर कन्वर्ट हो गया है। अब ये 2D फिगर ऐसे ढेर सारे डॉट्स में अगर ये कन्वर्ट हो गया है, अब एक एक डॉट की इंफॉर्मेशन एक एक ऑप्टिकल फाइबर लेके जाएगा तो सारे डॉट की इंफॉर्मेशन आगे पहुंच जाएगी और ये लाइट रे दूसरी तरफ पर्दे पर ऑब्टेन की जाएगी तो सारे डॉट वहां पे इस तरीके से एक साथ हमको मिल जाएंगे और उस डॉट में जो हमारे यहाँ पर ए है, सिग्नल ए है, ध्यान दीजिएगा, सिग्नल ए है, यहाँ पे 2D इमेज ए आराम से बन जाएगी। फिलहाल यहाँ पे आपको देखना थोड़ा सा क्रिटिकल है,
क्योंकि यहाँ पे कलर जो है मैंने चेंज नहीं किया हुआ है, एक ही कलर में सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा थिंक करेंगे तो आपको आराम से चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे एक एक डॉट की इंफॉर्मेशन को एक एक ऑप्टिकल फाइबर दूसरी तरफ लेके जाएगा और इस तरह से पूरी 2D इमेज दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी और उधर बन जाएगी, है ना। देखिए यहाँ पर एक एक डॉट इस तरीके से एक एक ऑप्टिकल फाइबर के जरिए लाया जाएगा। इस तरीके से 2D इमेज आराम से दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। तो लाइट पाइप, विद द हेल्प ऑफ लाइट पाइप वी कैन सेंड द 2D इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो आइए इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। इसका टेली कम्युनिकेशन में बड़ा अच्छा यूज है। किसमें? टेली कम्युनिकेशन में। हम जो बात करते हैं ना, इस ऑप्टिकल फाइबर के जरिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड कर सकते हैं। पहले ज़्यादातर जो लैंडलाइन यूज होता था उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स भी यूज किए जाते थे। क्यों भाई? ये डिवाइस ऐसी बन गई जिसकी हेल्प से सिग्नल को सेंड कर सकते हैं। हम जो बोल रहे हैं प्रॉपर ट्रांसड्यूसर के जरिए इसको जो है क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता था। ऑप्टिकल सिग्नल जो है ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से दूसरे एंड पे पहुंचता था, है ना, दूसरे एंड पे पहुंचता था और दूसरे एंड पे फिर ये ऑप्टिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल से फिर ये साउंड में कन्वर्ट होकर के हमको सुनाई देता था। दूसरे एंड पे जो भी होता था उसको सुनाई देता था। तो ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन टू सेंड the voice from one place to another in the form of optical signal। वॉइस को ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दूसरे पॉइंट तक सेंड किया जाता था। दूसरी बात, इट इज यूज्ड इन इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी ये क्या है? मीन्स इट इज यूज्ड इन मेडिकल फॉर ऑप्टिकल एग्जामिनेशन। कैसे? इंडोस्कोपी में क्या होता है, एक ऑप्टिकल पाइप माउथ के जरिए स्टोमक में एंटर कराई जाती है। एक ऑप्टिकल पाइप जो है माउथ के जरिए स्टोमक में एंटर कराई जाती है। फिर क्या होता है, ये देखिए इसके जो लाइट पाइप हो गई, इसको जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर लाइट पाइप की जो आउटर लेयर, ध्यान दीजिएगा, लाइट पाइप की आउटर लेयर है ना, एक पाइप यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, ऐसे ढेर सारी ले पाइप हैं। इसके भीतर भी पाइप है और भीतर पाइप है, उन सबसे नहीं, आउटर लेयर। आउटर लेयर से लाइट सेंड की जाती है। ये लाइट अंदर दूसरी तरफ जब निकलती है ना, ये लाइट जब दूसरी तरफ निकलती है तो स्टोमक के डिफरेंट पार्ट को इल्यूमिनेट करती हैं। वहां से रिफ्लेक्ट होकर के बीच वाले पार्ट से लाइट एंटर करके दूसरे एंड पे फिरा करके स्टोमक के इंटरनल पोर्शन की बहुत अच्छी इमेज बनाती हैं। स्टोमक के इंटरनल पोर्शन की बहुत अच्छी इमेज बनाती हैं, इस तरीके से स्टोमक के भीतर की इंफॉर्मेशन हमको विदाउट एनी ऑपरेशन आराम से मिल जाता है। ठीक, इट इज यूज्ड इन मेडिकल फॉर ऑप्टिकल एग्जामिनेशन इन एंडोस्कोपी। कैसे? लाइट पाइप इज इंट्रोड्यूस्ड in stomach through the mouth and outer layer of the optical light pipe sends light to the stomach and different parts of stomach reflects light through the inner part of the light pipe, by which a clear image of the internal part of the stomach is formed at the स्क्रीन एंड सीन बाय द डॉक्टर्स। ओके, तो ये इसका यूज रहा, बहुत अच्छा यूज रहा। और इसका यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने में, रिफ्रैक्टोमीटर के रूप में इसका यूज जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने में भी किया जाता है। इसका नेक्स्ट यूज इसका ये है, ये फोटोमेट्रिक सेंसर के रूप में इसको हम हार्ट में ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड फ्लो इन द हार्ट्स एज ए फोटोमेट्रिक सेंसर। फोटोमेट्रिक सेंसर के रूप में हार्ट में ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए भी इसका यूज हम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके कितने लगभग 3-4 एप्लीकेशन हमने बताए, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में इसका यूज होता है। सेकेंड हमने क्या बताया, है ना, ब्लड फ्लो इन हार्ट्स मेजर करने के लिए भी इसका यूज होता है।
एज ए फोटोमेट्रिक सेंसर। फिर हमने बताया इसका टेली कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, हाँ, टू सेंड द साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल। और उसके बाद हमने क्या बताया, मेडिकल में इसका यूज होता है ना, इन एंडोस्कोपी टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन विदाउट एनी ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द स्टोमक। ओके ओके स्टूडेंट्स, आइए इससे कुछ एंगल के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग के बारे में और एप्लीकेशंस के बारे में बता दिया। आइए अब हम इसका कुछ न्यूमेरिकल हेल्प लेते हैं कि न्यूमेरिकल इस पर कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो कुछ इसके लिए रिक्वायर्ड थिंग्स हम देखते हैं। हम कहते हैं कि ये एंगल मिनिमम कितने एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट हो कि इधर आराम से जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, या अंदर जो मटेरियल यूज किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, जो अंदर मटेरियल यूज किया जा रहा है, इस मटेरियल का मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। माना कि यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये थीटा सी क्रिटिकल एंगल के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर ऐसा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा सी क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो यहां पर कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा है ना, मींस थीटा सी प्लस थीटा इक्वल टू 90 हम लिख सकते हैं आराम से। बोलो भैया, क्या लिख सकते हैं? 90 लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा सी भी लिख सकते हैं। बोलिए, उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी। भाई यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, किससे? क्रिटिकल एंगल, कोर क्लैडिंग इंटरफेस की क्रिटिकल एंगल जो वैल्यू है, अगर उससे ज्यादा एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट हुई तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, किसने? फॉर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, है ना। और यहां पर अगर हम चाहें थीटा साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी लिख सकते हैं। साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी लिखा जा सकता है। लेकिन जरा हम ऑब्जर्व करें इन दोनों बातों से, हम एक बात और लिख सकते हैं, एंड थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा सी। दिस इंप्लाइज दैट 90 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी। क्या होना चाहिए? 90 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी मीन्स 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। मीन्स जो क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री से कम रहेगा तो चलेगा। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 से कम हो सकती है। और इसको अगर हम साइन में कन्वर्ट करना चाहें, साइन थीटा सी मे बी लेस देन साइन 45। और साइन थीटा सी का मतलब होता है 1/μ। 1/μ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम हो सकता है, जिसे हम लिखेंगे 1/μ मस्ट बी लेस देन साइन 45 की वैल्यू लिखे तो 1/√2। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, और रेसिप्रोकल लेंगे तो भी ध्यान दीजिएगा ये जो साइन है बदल जाएगा, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन √2। मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ कोर, यानी जिस मटेरियल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से बड़ा होना चाहिए। यानी म्यू की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मस्ट बी √2 मीन्स 1.414। इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल अगर यहाँ पर यूज किया जाएगा तो उसके भीतर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस थोड़ा कम होंगे और लाइट रे का दूसरी तरफ आना मुश्किल होगा। इसलिए जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाना चाहिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से बड़ा होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन, एक प्रकार से डेरिवेशन भी कर सकते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है कि कोर जो मटेरियल है, कोर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका सराउंडिंग यानी जो क्लैडिंग का काम कर रहा है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। μ2
लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 वाले मीडियम में कोर के इंटरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस θ2 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ1 है। उसके बाद ये कोर क्लैडिंग जो इंटरफेस अब है, कोर क्लैडिंग इंटरफेस, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे I है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि θ2 की वैल्यू कम से कम कितनी हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। θ2 की वैल्यू कम से कम कितनी हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो, है ना। आइए देखते हैं θ2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, कैसे निकालेंगे। पहले तो सिंपल सी बात हम ये जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है मस्ट बी ग्रेटर देन θc, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और इसकी वजह से हम लिख सकते हैं साइन I मस्ट बी ग्रेटर देन साइन θc, ऐसा होना चाहिए। और साइन θc का मतलब होता है, साइन θc का मतलब होता है क्या, 1/μ। म्यू मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। μ1 जो है μ2 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब हो गया साइन I इज ग्रेटर देन μ1/μ2। यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है मैं यहाँ पे लिखूं तो μ1 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1/μ2। ये यहाँ पे लिखेंगे वो पलट जाएगा तो हो जाएगा μ2/μ1। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। आइए थोड़ा अब कुछ स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस θ2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो आराम से लिखा जा सकता है कि μ2 साइन θ2 इज इक्वल टू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन θ1 है, तो μ1 साइन θ1। वेरी सिंपल, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं μ1 साइन θ1। भाई पॉइंट, इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन θ2 इधर μ1 इंटू साइन θ1। बट θ1 को 90 - I लिख सकते हैं, है ना। इंप्लाइज दैट μ1 इंटू साइन क्या 90 - I इज इक्वल टू μ2 साइन θ2। और साइन 90 - I का मतलब होता है कॉस, क्या कॉस I, μ1 को ले जाकर डिवाइड करें तो इंप्लाइज दैट कॉस I इज इक्वल टू μ2/μ1 साइन θ2। इसकी हेल्प से हम साइन I निकालने की कोशिश करें अगर, है ना, क्या साइन I, तो साइन I इक्वल टू होता है √1 - कॉस स्क्वायर I। तो साइन I इज इक्वल टू 1 - कॉस I की वैल्यू का स्क्वायर, मतलब μ2/μ1 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर θ2। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखा जाए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो एकदम साफ स्पष्ट है, साइन I की जगह पे हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं √1 - μ2 स्क्वायर/μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 इज ग्रेटर देन μ2/μ1, μ2/μ1 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 1 - μ2 स्क्वायर/μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 इज ग्रेटर देन μ2 स्क्वायर/μ1 स्क्वायर। इसको राइट साइड में ले जाते हैं, इसको लेफ्ट साइड में जाते हैं तो जाएगा 1 - ये लेफ्ट साइड में ले आया μ2 स्क्वायर/μ1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसको राइट ले गया पॉजिटिव हो जाएगा μ2 स्क्वायर/μ1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर θ2। इसको अगेन हम लिख सकते हैं क्या, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर/μ1 स्क्वायर इंटू
दोनों साइड में μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये देखिए μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये फिर यहाँ से हट जाएगा, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया नीचे, तो मतलब बचा क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 2। μ1 स्क्वायर यहाँ पे μ1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा 2, सॉरी थीटा बाई 2 लिख दिया क्या, ओह सॉरी थीटा 2 है ना, थीटा 2 इज लेस देन क्या μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर। ओके, यानी साइन थीटा अगर हम लेना चाहें तो स्क्वायर रूट लेना दोनों साइड का, क्या आ जाएगा, आ जाएगा साइन थीटा 2 मस्ट बी लेस देन अंडर रूट, ये अलग अलग अगर डिवाइड भी करें तो μ1 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर माइनस 1, या लिख सकते हैं थीटा 2 मस्ट बी लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट μ1 बाई μ2 टू द होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आया थीटा 2 की जो मिनिमम वैल्यू है, सॉरी मैक्सिमम, थीटा 2 की मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये देखिए थीटा 2 मस्ट बी लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट μ1 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स बात क्लियर है, यानी जो एंगल यहां पर इंसिडेंट एंगल है वो अगर इस वैल्यू से छोटा होगा तब तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है, तो इसे मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम एंगल कहा जाएगा। मिनिमम में तो 0 तक ले जा सकते हैं, मैंने मिनिमम बोला था ना, तो मिनिमम नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम की बात आ गई है, तो मिनिमम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम में आप 0 तक ले जा सकते हैं, एकदम 0 से थोड़ा भी बड़ा एंगल पर अगर इंसिडेंस होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रे दूसरे एंड तक जाएगी। लेकिन मैक्सिमम के लिए रेस्ट्रिक्शन आ गया है, मैक्सिमम इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इससे बड़ी अगर होगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जाएगा, और एक समय आएगा क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर यहाँ पे इंसिडेंस होगा और फिर लाइट रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि मैक्सिमम थीटा 2 की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वैल्यू अगर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी तो यहाँ पर अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्टिकल रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बेंड इन द यू शेप, रेज इंसिडेंट नॉर्मली एट फेस ए, then prove that they will come out of face B if capital R by small r is greater than 1 upon mu minus 1, where mu is the refractive index of denser medium upon refractive index of rarer medium। ओके, बाहर का जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू आर है। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कंडीशंस है हमारी? कंडीशंस वेरी सिंपल है, देखिएगा लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, देखिए जो सरफेस की एलॉन्ग लाइट रे आ रही है, मैं इसी पर बात करता हूं। ये देखिए सीधे आ गई यहां पे, ऐसे सीधे आएगी लाइट रे यहां पे। ओके, यहां पर जो नॉर्मल होगा सेंटर से पास करता हुआ नॉर्मल होगा, यहां पर ध्यान देने की बात है, सेंटर से पास करता हुआ नॉर्मल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहां पे है थीटा, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सेम एंगल पे लाइट रे फिर से रिफ्लेक्ट होगी, इसका फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर। और उसके बाद फिर से लाइट रे, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार फिर से होगा, ध्यान देने की बात है। लाइट रे इस तरह से बाहर वापस आएगी। ओके, स्टूडेंट्स लाइट इस तरीके से फिर बाहर आएगी और निकलेगी। आइए देखते हैं इस एंगल के बारे में बात करते हैं। इसका बाहर आना तभी पॉसिबल है जब थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल से बड़ा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा।
तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। साइन थीटा सी का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम मीन्स म्यू आर बाई म्यू डी। इसे हम म्यू लिख सकते हैं। लेकिन जब साइन थीटा के बारे में बात करिए, ये थीटा और ये भी थीटा है ना, बाय सिमेट्री ये एंगल भी होगा थीटा। आप जरा देखिए साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करें हम, तो ये जो रेडियस है यहां तक की ये वैल्यू तो कैपिटल आर है। देखिए ये वैल्यू कैपिटल आर है, और ये जो हाइपोटेनस है देखिए यहां से लेकर के यहां तक तो कैपिटल आर है, ये वैल्यू जो है कैपिटल आर है, और इसके आगे 2 स्मॉल आर है। तो यहां पे जो हाइपोटेनस है, ट्रायंगल की बात करूं ए बी सी या डी, तो यहां पे सी डी इक्वल टू कैपिटल आर और डी ए इक्वल टू 2 स्मॉल आर, डायमीटर ऑफ द ट्यूब रॉड है ना। तो हो जाएगा सी ए इक्वल टू आर प्लस 2 आर, और साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी आर अपॉन सॉरी यहाँ पे स्मॉल आर रहेगा कैपिटल आर प्लस 2 आर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोले, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोले, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह में प्लेस कर देंगे कैपिटल आर अपॉन आर प्लस 2 आर इज ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू। म्यू इधर मल्टीप्लाई ये इधर तो जाएगा म्यू इंटू कैपिटल आर इक्वल टू आर प्लस 2 आर, एंड कैपिटल आर को इधर ले आए तो हो जाएगा कैपिटल आर इंटू म्यू माइनस 1 इक्वल टू 2 आर। तो आर को हम इधर ले आए तो आर बाई स्मॉल आर, सॉरी यहां पर ग्रेटर का साइन है, इज ग्रेटर देन 2 बाई म्यू माइनस 1। कैपिटल आर बाई 2, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर ग्रेटर देन 2 बाई म्यू माइनस 1। 2 बाई म्यू माइनस 1 से ग्रेटर है तो 1 बाई, दिस इंप्लाइज दैट आर बाई स्मॉल आर इज ग्रेटर देन 1 बाई म्यू माइनस 1। भाई इसका डबल से जो बड़ा है उससे इससे तो बड़ा ही होगा ही। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू माइनस 1। अगर लाइट रे यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, दूसरे एंड से भी नॉर्मली बाहर आ रही है, तो डेफिनेटली कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो रेशियो होगा 1 या 2 अपॉन म्यू माइनस 1 से ग्रेटर होगा। तो जिसका रिजल्ट के फलस्वरूप जो इसमें प्रूव करने के लिए दिया गया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया था, आंसर तो हमारा 2 अपॉन आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया गया था कि अगर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में आपको ये ऑप्शन न देकर के ये दिया गया है तो आपको ये पर टिक करना होगा, है ना, इसलिए जो है ये दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। हमारा इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि ये कोई ग्लास का क्यूब है, क्या क्यूब ऑफ ग्लास, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। देयर इज ए स्पॉट, ब्लैक स्पॉट एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर एक ब्लैक स्पॉट है। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्यूब मस्ट बी पेंटेड सो दैट ब्लैक स्पॉट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड। इसका कौन सा कितना फ्रैक्शन जो है पेंट कर दिया जाए तो ये बाहर से दिखाई न देगा। हाँ, आइए देखते हैं कि बाहर से दिखाई क्यों नहीं देगा और कब नहीं देगा। ग्लास का क्यूब है, क्यूब के भीतर बीच में एकदम ब्लैक स्पॉट है। आप तो सोच रहे होंगे सर ये तो किसी भी तरफ से दिखाई देगा, क्योंकि ग्लास में कोई बॉडी हो, कोई पॉइंट होगा तो उसको बाहर से देखेंगे आराम से दिखाई देगा। पर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि दिखाई नहीं देगा, कब दिखाई नहीं देगा, क्यों दिखाई नहीं देगा। जरा एज्यूम कीजिए, इस सरफेस के बारे में सोचिए। ये हो गया इसका नॉर्मल व्यू, इधर से देखेंगे दिखाई देगा। हाँ, जरा इस पॉइंट पे विचार कीजिए, यहाँ पे डॉटेड मतलब ये रे आकर के इंसिडेंट हो रही है, यहाँ के नॉर्मल के बारे में जरा विचार कीजिए। सरफेस पर नॉर्मल तो कुछ ऐसा होगा, हाँ,
नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ बन रहा है, लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, क्लियर। अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी के बराबर हुआ, क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ, है ना, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो थीटा है, थीटा सी क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ, तो लाइट रे यहाँ पे बाहर ना निकल करके 90 डिग्री पर जाएगी, यानी सरफेस की एलॉन्ग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 मतलब ये सरफेस की एलॉन्ग लाइट रे जाएगी। सोचिएगा, इस पॉइंट से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा और उस समय लाइट रे 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी, और उसके आगे जो पॉइंट्स है उस पर जो लाइट रे आएगी इस ब्लैक स्पॉट से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मीन्स ये जो पॉइंट है, पॉइंट को अगर मैं ए से नोट करूं, पॉइंट ए के बाद के जितने पॉइंट्स है उस पर आने वाली लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सोचने वाली बात है, जब लाइट बाहर आएगी नहीं, यहाँ से आने वाली लाइट हमारे आंख पे एंटर नहीं करेगी, तो हमको दिखाई क्यों देगा, दिखाई नहीं देगा। तो इस डिस्टेंस को अगर मैं आर मानूं, क्या मानूं, आर, इस सेंटर को ब्लैक स्पॉट है, इसको एस कह दूं, इसको मैं ओ कह दूं, हाँ, इसको मैं ओ कह दूं, तो ये डिस्टेंस ओ ए को मैं आर मान लूं, तो आर को रेडियस मानते हुए, ओ को सेंटर मानते हुए एक सर्किल अगर आप ड्रॉ करिए, क्या करिए, एक सर्किल ड्रॉ करिए, तो सर्किल के भीतर के रीजन में से जो लाइट आएगी वो बाहर निकलेगी, और सर्किल के बाहर से जो लाइट ले आएगी वो लाइट ले बाहर नहीं निकलेगी। सिंपल सी बात है, सर्किल के भीतर जितने पॉइंट हैं इन सब पर इंसिडेंट होने वाली रे बाहर निकलेगी, और वो निकलने वाली लाइट हमारे आंख में एंटर होगी तो ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई देगा। लेकिन सर्किल के आउटर रीजन में जो एरिया बच रही है उससे किसी पॉइंट पर अगर ब्लैक स्पॉट से लाइट इंसिडेंट होगी तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और हमको ये ब्लैक स्पॉट दिखाई नहीं देगा। ओके, तो यही वो एरिया है, इसी एरिया को निकाल लें। बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एरिया, मतलब उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो एक सरफेस पर ये इतनी एरिया है जिसे हम पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। आर की वैल्यू क्या होगी, इस साइड क्यूब की साइड के टर्म में हम निकालना चाहें, है ना, तो चूंकि हमको ये पता है कि यहाँ से एसओ की डिस्टेंस, एसओ कितना है भैया, अगर इसको हम साइड की लेंथ को एल मान लें तो एसओ इक्वल टू एल बाई 2 हो जाएगा, और एस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू, तो आर माने लिए हैं पाइथागोरस थ्योरम से, एस ए इक्वल टू अंडर रूट एल बाई 2 टू द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैसे इसके लिए एक फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को डिराइव करवाया था, लेकिन आज फिर से एक बार देख लीजिए आर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन आने वाला है। जरा देखिए, ये क्रिटिकल एंगल थीटा सी है, तो यहाँ पर भी ये थीटा सी है, और साइन थीटा सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा सी इक्वल टू परपेंडिकुलर आर अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट एल बाई 2 टू द होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर क्यों लिखा गया, ये एल बाई 2 ही स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का स्क्वायर लिखा जाएगा स्मॉल आर टू द स्क्वायर। ओके, अब साइन थीटा सी को लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, है ना, दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन एन, यहाँ पे म्यू की वैल्यू यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट की गई है, इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट एल बाई 2 टू द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एल बाई 2 टू द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर तो हो जाएगा एल बाई 2 टू द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे, एल बाई 2 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर। ओके, फिर हमें स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, ये ला करके डिवाइड कर देते हैं इधर, तो हो जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये आके डिवाइड एन स्क्वायर माइनस 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्मॉल आर इक्वल टू आ गया एल अपॉन 2, इसका रूट नहीं निकलेगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ये रेडियस उस सर्किल की रेडियस आ गई जिस सर्किल के भीतर की लाइट बाहर निकलेगी। ऐसे ही इसके 6 फेसेस हैं, कितने भैया, 6 फेसेस हैं, है ना, सभी फेसेस पर ऐसी सर्किल होंगी, उस सर्किल के भीतर से लाइट बाहर निकलेगी, उस सर्किल के बाहर से
लाइट बाहर निकलने वाली नहीं है। तो ये 6 फेसेस है। कितनी फेसेस है भैया? 6। तो टोटल वो एरिया जिससे लाइट बाहर निकलेगी, यानी जिसकी पेंटिंग करनी है कि लाइट बाहर ना निकलने पाए, टोटल उस एरिया को हम निकालने जाएंगे। तो यानी हो जाएगा फ्रैक्शन, क्या? फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एरिया which must be painted, क्या होगा? इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसे 6 है, 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 एल स्क्वायर, क्योंकि एक की एरिया एल स्क्वायर, ऐसे 6 फेसेस हैं। टोटल एरिया ऑफ द क्यूब 6 एल स्क्वायर। हमें फ्रैक्शन निकालना था, मैं इसलिए रेशियो लिया हुआ है। तो 6 से कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर है, तो ये पाई बाई एल स्क्वायर तो मैं पहले लिख लिया। आर स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूं यहां से। आर स्क्वायर की वैल्यू है भैया एल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। एल स्क्वायर से कैंसिल आएगा, पाई बाई 4 एन स्क्वायर माइनस 1। यही वो फ्रैक्शन है, डेल्टा ए बाई ए है, जिसको पेंट कर दिया जाए तो ये ब्लैक स्पॉट क्यूब के बाहर से कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। सोचिए क्या गजब की बात है। अभी तक हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि क्यूब के भीतर कोई चीज होगी, अगर क्यूब ग्लास का है तो कहीं से दिखाई नहीं देगी। पॉसिबल है। इन रीजन से देखेंगे, जहां से सर्कल के बाहर के रीजन से देखेंगे तो पॉइंट को देखने वाला नहीं है। और जहां पे सर्कल ये दिखाई दे रही है, उस सर्कल पर अगर पेंटिंग कर दी जाए तो वहां से तो फिर वो कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। यानी अगर लाइट सोर्स रखा है, उस लाइट सोर्स की कोई भी लाइट क्यूब के बाहर नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, इनको सॉल्व करने के तरीके, है ना। कोई भी न्यूमेरिकल मिलता है आप उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, जो चीज़ आपने पढ़ा हुआ है उसको उस पर आप अप्लाई करने की कोशिश करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कीजिए कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। उसके बाद ये ऑब्जर्व करिए क्या उसमें पूछा गया है। फिर आप ये थिंक करिए कि जो आपने कौन सी थ्योरी उससे रिलेटेड पढ़ा हुआ है, कौन सा फार्मूला उससे रिलेटेड है, उस थ्योरी और फार्मूले को गिवन और आस्क्ड क्वांटिटी से रिलेट करिए, फिर उसको सॉल्व करिए। आप स्थिर मन से न्यूमेरिकल्स को करिए तो जरूर आप कर पाएंगे। और ये मत सोचिए अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आया इसका मतलब ये ना समझिए कि आपका माइंड वीक है। नहीं, बहुत से न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा टफ होते हैं। जरूरी नहीं कि उनको हम एक बार में सॉल्व कर लें, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व होते हैं। अब प्रैक्टिस करना ही बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बल पर भी हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन हर किसी बात के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लेक्चर को देखिए, ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, आप अपने बुक को पढ़िए, मटेरियल को पढ़िए, क्वेश्चन को करिए। अब कोई भी काम एक ही बार में मत विश्वास रखिए, कम से कम 2-3 बार आप प्रैक्टिस अपनी बुक का, अपने क्वेश्चंस का, न्यूमेरिकल्स का जरूर करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, यानी अब हम लोग लेंस की तरफ बढ़ने चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चंस को करिएगा, जो ना है व्हाट्सएप में ग्रुप में आप डिस्कशन करिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको लिंक में जोड़िए और उसके बाद डिस्कशन करिए। और कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो बताइएगा, उस पर हम वीडियो अलग से बना करके उसको हम अपलोड करेंगे। बाकी तो हम सीरियल वाइज थ्योरेटिकली प्लस थोड़ा बहुत न्यूमेरिकली आगे चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।